नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल एजू वे लाइफ में आपको NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट से संबंधित संपूर्ण टॉपिकों को कॉन्सेप्ट बेस समझाया जा रहा है। अब संपूर्ण टॉपिकों को कॉन्सेप्ट बेस ही क्यों समझाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको मैं आपसे 5 मिनट लेना चाहूँगा कि जिसके बारे में आप थोड़ा समझें कि यह किस लिए है और क्यों है। तो कृपया कर मैं आग्रह करता हूँ कि आप थोड़ा अपना 5 मिनट का समय दीजिए और इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में या टॉपिक को जब आप समझेंगे तो इससे आपको बहुत ही हेल्प या मदद मिलेगी। ठीक, तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि कई सारे सैकड़ों क्षेत्र हैं। ठीक, सैकड़ों क्षेत्र हैं, कई सारे सैकड़ों क्षेत्र होते हैं। इनमें क्या है, सैकड़ों क्षेत्रों में भी हजारों विभाग हैं। सैकड़ों क्षेत्रों में हजारों विभाग हैं। क्या है, कई सारे सैकड़ों क्षेत्र हैं जिनमें क्या है, हजारों विभाग होते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया हमारे क्षेत्र, और ये क्या है, इनके अंतर्गत कई सारे विभाग इस तरह से होते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि कई सारे हजारों विभागों के अंतर्गत भी लाखों पोस्टें हैं, लाखों पोस्टें होती हैं, लाखों पोस्ट होती हैं। तो क्या है, लाखों पोस्टें होती हैं किसके अंतर्गत, इन विभागों के अंतर्गत। अब इन विभागों के अंतर्गत जो लाखों पोस्टें हैं, इन पोस्टों पर भी क्या है, करोड़ों व्यक्ति होते हैं। ठीक, करोड़ों व्यक्ति क्या है, इन पोस्टों पर करोड़ों व्यक्ति इन पोस्टों पर पोस्टेड हैं। ये क्या, करोड़ों व्यक्ति, इस तरह से करोड़ों व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह हम प्रत्येक का देखेंगे तो नॉर्मली हो जाएगा। तो क्या है, अभी आप थोड़ा अनुमान लगाइए या आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारे सभी करोड़ों व्यक्ति जो हैं, क्या यह इन्होंने जब अपना जो पोस्ट इनको चाहिए या जो इन्होंने सोचा था जैसा बनने का, वैसा जब ये बन चुके हैं, तो क्या ये सभी लोग, करोड़ों लोग अपने जीवन में संतुष्ट हैं? तो आप अपने परिवार, समुदाय या गली मोहल्ले में कहीं भी आपको जॉब वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, और आप जब उनसे ये बात पूछेंगे कि आपको अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो वह फिर कम से कम 75% लोग ना में जवाब देंगे। क्या कहेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं है। और काफ़ी जो है 25% उनमें से कुछ बचेंगे, और हो सकता है 5 या 10% के बीच में या कुछ भी थोड़ी बहुत ना के बराबर ही लोग अपनी पोस्ट से संतुष्ट हों या अपने जीवन से संतुष्ट हों। अब होता क्या है कि ये जो करोड़ों व्यक्ति हैं, इनमें 75% तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग बिल्कुल ही संतुष्ट अपने जीवन में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने शिक्षा के महत्व और जो भी इन्होंने अपने जीवन में सीखा है, या जो कुछ इन्होंने छोड़ चुके हैं, रह गया है विषय वस्तु से संबंधित, तो क्या है, इन लोगों को पोस्ट जो है, सिर्फ कोई अपनी पोस्ट से मतलब है, बाकी जो विषय वस्तु या कॉन्सेप्ट जो है किसी भी विषय वस्तु का, वह इन लोगों को कहीं ना कहीं याद नहीं है, या उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए या अपने जीवन में नहीं उतार पाए। ठीक, तो यहाँ क्या है, सिर्फ खाली पोस्ट प्राप्त कर लेने से ही जीवन सार्थक नहीं हो जाता। ठीक, इन करोड़ों लोगों को खाली पोस्ट प्राप्त करने से ही क्या होता है, जीवन प्राप्त, अब वो जीवन का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रत्येक विषय वस्तु के बारे में, प्रत्येक टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट बेस समझें, और इसके बाद हम सफलता को अगर प्राप्त करते हैं तो हम क्या है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोस्ट से भी संतुष्ट होंगे और अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा हमें संतुष्टता की प्राप्ति होगी। ठीक, तो क्या है,
अभी दूसरी बात ये है कि जब इतनी बारीकी से ये सब चीज़ समझ रहे हैं या एक दार्शनिक रूप से हम जब यहाँ देखने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। ठीक, अभी आपको जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेस हो रही हैं वो सब क्या है, भौतिक रूप से फ्री हैं। ठीक है, अभी मैंने ऐसा क्यों बोला कि भौतिक रूप से फ्री हैं। अभी आप देखेंगे कि भौतिक रूप से फ्री कैसे है। जैसा कि पता है कि हमारी जो है यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं वह क्या है, भौतिक रूप से फ्री हैं। अब भौतिक रूप से ऐसे है कि मोटे तौर पर आपको लगता है कि ये क्लासेस सीधा हमें यूट्यूब पर देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो ये क्या है, आपके अनुसार है। ठीक, आपके अनुसार जो है हमारी क्लासेस फ्री हैं, और फ्री समझकर वैल्यू को ना समझना, क्लास की वैल्यू को ना समझना, यह बहुत बड़ी यह कमी हो जाती है। अभी ये क्लास आपको लगता है कि भौतिक रूप से फ्री है। ठीक, क्योंकि ये आपको दिख रहा है। ठीक, दिख रहा है, प्रत्यक्षता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये क्लासेस फ्री नहीं है, अमूल्य है। अमूल्य कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये क्लासेस क्या है, हमारे हिसाब से जो है अमूल्य है। अमूल्य है, अमूल्य कैसे है ये क्लासेस, तो आपको पता चलेगा कि समय की जो वैल्यू है, समय की जो वैल्यू होती है वह हर व्यक्ति को, या लगभग ऐसा समझें कि 85-90%, लगभग 90% लोगों को क्या है, समय की वैल्यू का पता लगभग नहीं होता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति, आप ऐसा समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी समय में हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर जब उसके परिजनों से बोलता है कि भाई 2 मिनट या 5 मिनट लेट हो गए, तब उन्हें, उनके परिजनों को पता चलता है कि 5 मिनट की वैल्यू क्या है। ठीक, 5 मिनट की वैल्यू क्या है, तो 5 मिनट की वैल्यू उन्हें पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में 5 मिनट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, जो उसके जीवन को बचा सकती थी। ठीक, तो क्या है, 5 मिनट की वैल्यू भी बहुत है। अभी मैं क्या है, यहाँ यूट्यूब क्लासेस में, यानी हमारे द्वारा यूट्यूब क्लासेस में आपसे जो समय लिया जा रहा है, आपसे जो समय लिया जा रहा है, कभी जैसे आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में, तो क्या है, ये समय एक बहुत बड़ा समय है आपके जीवन का, जो आप हमें दे रहे होते हैं। ठीक, तो क्या है, और उसी समय को, इन 5 मिनट को देखते हुए, और आपके 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक के समय को हम इन 5 मिनट के हिसाब से तुलना करते हैं, और क्या है, इसी बेस पर हमारे द्वारा ये टॉपिक तैयार किए जाते हैं 30 से 60 मिनट के बीच का, और जो कि पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य ये है कि पहली बात तो कॉन्सेप्ट द्वारा आपको अपने जीवन के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो क्या है, आप अपने जीवन में सार्थकता महसूस करेंगे, यानी कि आपको अपने जीवन में जो भी है आपके पास, उससे आपको खुशी की प्राप्ति होगी और आप उससे संतुष्ट हो पाएंगे। अब दूसरा क्या है, हमारी क्लासेज जो है वह फ्री नहीं है बल्कि अमूल्य है। और अमूल्य क्यों है कि इस टाइम की वैल्यू को देखते हुए, है ना, इस टाइम की वैल्यू को देखते हुए हम अपनी क्लासों को तैयार कर रहे हैं, और जिससे कि हम अच्छी से अच्छी और गुणवत्तापूर्ण क्लास को या कॉन्सेप्ट को आपको हम दे सकें। ठीक, अब हम करते हैं हमारा आगे का टॉपिक प्रारंभ। आज का हमारा विषय जो है, यहाँ से क्या अधिकांशतः क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या देखेंगे आज हम, शिक्षण के स्तर। ठीक, आज का हमारा विषय क्या है, शिक्षण के स्तर। अब शिक्षण के स्तर में क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तीन मानसिक स्तर तथा शिक्षण स्तर होते हैं। अभी मैं नोट कर दे रहा हूँ, इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तीन मानसिक स्तर
एवं शिक्षण स्तर होते हैं। ठीक, तो क्या है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है वह क्या है 3 मानसिक स्तर एवं इसमें क्या शिक्षण स्तर होते हैं। अभी आप देखोगे कि शिक्षण के स्तर में ये 3 मानसिक स्तर कौन से हैं। ठीक, मानसिक स्तर, शिक्षण स्तर कौन से हैं। ठीक, तो हम इनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम देख लेते हैं मानसिक स्तर। 3 मानसिक स्तरों को हम जानेंगे। 3 मानसिक स्तरों में हमारा पहला स्तर जो है उपयोग करना। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासों में शिक्षा और शिक्षण के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट या ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ थोड़ा वो समझने में कठिनाई हो रही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसके लिए आप हमारी पिछली क्लासेस या वीडियो को आसानी से यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वह है एजुवे लाइव। ठीक, ये क्या हमारा यूट्यूब चैनल। कौन सा है यूट्यूब चैनल हमारा एजुवे लाइव। तो पहला क्या है उपयोग करना, दूसरा हो गया हमारा विकास करना, विकास करना, और तीसरा जो है विचारपूर्ण क्रियाओं को उचित स्थान देना। ठीक, अभी क्या है पहला उपयोग करना। उपयोग करने से मतलब क्या है, जब टीचिंग कार्य किया जा रहा होता है, शिक्षण कार्य किया जा रहा होता है, तो उपयोग करने में क्या है पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु का उपयोग करना होता है, पाठ्यक्रम का उपयोग करना होता है, शिक्षण विधियों का उपयोग करना होता है। तो यह क्या है उपयोग किया जाता है। ठीक, किसी भी विषय वस्तु का। अब उसमें क्या है जिसके द्वारा विकास किया जाता है, किसका, ज्ञान और कौशल का। या किसका विकास हो रहा है, ज्ञान और कौशल का। ठीक, अब ज्ञान और कौशल का विकास शिक्षक द्वारा किया जाता है छात्र के व्यवहार में। तो क्या है इसके पश्चात ही छात्र की जो है, शिक्षार्थी की जो है कुछ विचार उभर कर क्या शिक्षक के सामने आते हैं। तो उन विचारों को महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी कि शिक्षार्थी की विचारपूर्ण क्रियाओं को उचित स्थान देना होता है, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। तब क्या है शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होती है। और इसके द्वारा इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, 3 मानसिक स्तरों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मुख्य उद्देश्य जो है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। क्या है इन सब का मुख्य उद्देश्य, क्या है इन सब का मुख्य उद्देश्य जो है यानी छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कैसे लाएगा शिक्षक, विषय वस्तु पाठ्य वस्तु का उपयोग करके, है ना, और क्या है विकास करना, विकास द्वारा कैसे ज्ञान और कौशल का विकास करेगा संचालित करके। और इसके बाद जब जैसे ही विचारपूर्ण यानी उसके जो विचार्थी के विचार हैं वो उभर कर सामने आएंगे, तो उनको क्या है उन पर उचित स्थान देगा कौन, शिक्षक। यानी कि उन पर क्या है गौर करेगा और उनको महत्वपूर्ण समझते हुए उन पर विचार करते हुए विचारपूर्ण क्रियाओं को उचित स्थान दिया जाता है, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब छात्र के जो विचार होते हैं वो उभर कर सामने आते हैं, तो शिक्षक द्वारा इन्हें उचित स्थान देना होता है। तो इससे क्या है छात्र के व्यवहार पर बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। मुख्य उद्देश्य जो है छात्र के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना होता है। अभी हम देखेंगे शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर को हम अब जानेंगे कि शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं।
शिक्षण के स्तर। अब शिक्षण के स्तर जो है वो भी क्या है, 3 है। शिक्षण के एक पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध, या बोध भी बोल सकते हैं, बोलते हैं बोध स्तर, या समझ स्तर। इन सब नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तीसरा जो है चिंतन स्तर। ये क्या हुआ है, 3 शिक्षण स्तर। पहला स्मृति स्तर, पहला जो है वो क्या है, स्मृति स्तर है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या है, अवबोध स्तर है। तीसरे नंबर पे सबसे ऊपर जो है वो क्या है, चिंतन स्तर है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्मृति स्तर के जो प्रतिपादक है वो कौन है, हर्बर्ट। इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है, इसके प्रस्तावक जो है हर्बर्ट है, और इसके जो है वह का मॉरिसन। अब बोध या समझ स्तर के जो प्रस्तावक है वो कौन है, मॉरिसन। और चिंतन स्तर के जो है वो कौन है, हंट। चिंतन स्तर के प्रस्तावक जो है वो है हंट। ठीक, अब क्या होता है, स्मृति स्तर क्या है, स्मृति स्तर जो है शिक्षण जो है, इसमें क्या है, पहला पॉइंट अगर हम पहले पॉइंट के रूप में समझें तो शिक्षण के स्मृति स्तर के अंतर्गत शिक्षण अधिगम कार्य की संज्ञा है। शिक्षण क्या है, अधिगम कार्य की संज्ञा है। शिक्षण अधिगम कार्य की संज्ञा कैसे है कि शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का कार्य किया जाता है, और दूसरा क्या है, यहाँ सिर्फ छात्र के सीखने पर ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो जिसको शिक्षण अधिगम कार्य की संज्ञा माना गया है। तो क्या है, शिक्षण जो है अधिगम कार्य की संज्ञा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षण जो है अधिगम कार्य की संज्ञा के रूप में जाना जाता है। यानी कि शिक्षण सीखने अधिगम कार्य सीखने के कार्य की संज्ञा है। क्या है, शिक्षण। अब इसमें क्या है, स्मृति स्तर में शिक्षार्थी द्वारा विषय वस्तु को या पाठ्य वस्तु को रट कर याद करना होता है, और बाकी उसे सोचना समझना ये सब कुछ इसमें नहीं होता है। बिना सोचे समझे शिक्षार्थी को विषय वस्तु को रटवाया जाता है, और शिक्षार्थी को क्या है, बिना सोचे समझे रटकर याद रखता है। तो यहाँ क्या है, रटकर याद करना होता है ना। बगैर सोचे समझे शिक्षार्थी द्वारा क्या है, रटकर याद करना होता है विषय वस्तु को। और तीसरा क्या है, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि शिक्षक द्वारा छात्र के सामने जो विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना है उसे क्या छात्र के सामने रखा जाता है, और छात्र द्वारा क्या है, इसको रटकर याद करना होता है बगैर सोचे समझे। क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ स्मृति स्तर की बात हो रही है। किस स्तर की बात हो रही है, सिर्फ स्मृति स्तर की बात हो रही है। अब स्मृति स्तर जो है, स्मृति स्तर के अंतर्गत स्मरण शक्ति को, स्मरण स्तर को ऊपर लाने के लिए, यानी कि छात्र के स्मृति स्तर के अंतर्गत स्मरण स्तर को उच्च स्तर पर लाने के लिए इसे क्या है, विचारहीन माना गया है। तो क्या है, ये विचारहीन शिक्षण है। ठीक है, विचारहीन शिक्षण है। ठीक है, कौन सा, अपना स्मृति स्तर।
अब दूसरा क्या है अवबोध स्तर। अब इसमें अगर हम शिक्षक की जिसके अंतर्गत अगर हम इसके उद्देश्यों को देखें तो उद्देश्यों के अंतर्गत क्या होता है कि छात्र को ज्ञान प्रदान कराना होता है, ठीक, और छात्र के ज्ञान में प्रबलता होती है, ठीक। तो ये क्या है शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना होता है, इसकी क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं। और अगर शिक्षक की भूमिका की अगर हम बात करें तो शिक्षक की भूमिका की बात करें तो शिक्षक क्या है यहाँ पर शिक्षक स्मृति स्तर के अंतर्गत शिक्षक का क्या है दबदबा रहता है। तो शिक्षक का दबदबा रहता है, शिक्षक जो बोलता है या जो विषय वस्तु को चयन करता है, विषय वस्तु के चयन से लेकर प्रस्तुतिकरण तक, यानी विषय वस्तु के चयन से लेकर पाठ्यक्रम से संबंधित किसी विषय वस्तु को जब शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो वह क्या चयन भी शिक्षक ही करता है और उसके प्रस्तुतिकरण तक यानी कि छात्र को सब बताने तक यह क्या है शिक्षक, सिर्फ इसमें क्या शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, छात्र का कोई भी इसमें रोल नहीं रहता है। तो क्या है शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत कि शिक्षक द्वारा ही विषय वस्तु के चयन से लेकर उसके प्रस्तुतिकरण तक इसकी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शिक्षार्थी जो होता है, शिक्षार्थी की भूमिका के अंतर्गत देखें तो शिक्षार्थी जो है इसमें गौण विषय है, इसमें को विचार करने या सोचने समझने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, इसमें सिर्फ शिक्षक द्वारा ही शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान किया जाता है। और शिक्षार्थी जो है शिक्षक द्वारा दी गई विषय वस्तु को रटकर याद करता है, और ठीक, और रटकर याद करना इसका क्या है कार्य होता है शिक्षार्थी का। तो और अगला क्या है, अगर हम शिक्षार्थी की भूमिका के अलावा अगर हम देखें तो जैसे अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरणाओं से प्रेरित होता है क्या बालक जो है भाई, यहाँ पर क्या है बालक भाई अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है, किससे भाई अभिप्रेरणा से, यानी भार की अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है। जैसे कि शाबाशी, भय, डर आदि का इसके अंतर्गत इसकी जो होती है इच्छा होती है प्राप्त करने की, भय, शाबाशी, ठीक, इस तरह से। तो क्या है और हमेशा क्या है इसमें अगले विषय में जाने के लिए पाठ्य वस्तु को रटना ही पड़ता है शिक्षक को और शिक्षार्थी को, जिसके द्वारा वह अगली कक्षा में जा सके, ठीक। तो इस तरह हमने स्मृति स्तर को जाना और स्मृति स्तर के बारे में समझा। अब आता है हमारा अवबोध स्तर या बोध स्तर। अब इसमें क्या है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के अलावा, रटने के अलावा इसमें विषय वस्तु के बारे में समझना भी होता है, ठीक। क्या करना होता है विषय वस्तु के बारे में समझना होता है, इसलिए इसको क्या समझ स्तर भी बोला जाता है, ठीक। यह क्या है मध्यम पद है किसका शिक्षण के स्तर में। अब यह क्या है हमारा पहला हो गया, दूसरा हमारा अवबोध या बोध या समझ स्तर, ठीक, जिसके प्रतिपादक कौन है प्रस्तावक मॉरिसन। इसमें क्या है विषय वस्तु को समझना भी होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। हम इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें तथ्यों, सूचनाओं एवं घटनाओं के मध्य अंतर स्थापित करना क्या है। जब समझ स्तर जो बढ़ता है कैसा है तो इसमें क्या है तथ्य, सूचना एवं घटनाओं के मध्य बालक अंतर करना सीख जाता है, ठीक, अंतर करना सीख जाता है। और इनके बीच वह क्या है संबंध स्थापित करना सीख जाता है, ठीक, संबंध स्थापित करता है। और इन्हीं सभी के बीच सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण भी वह रख सकता है। क्या सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण भी उसके अंतर्गत विकास हो जाता है, ठीक। किसके लिए तथ्यों, सूचनाओं एवं घटनाओं के मध्य, ठीक। पहले पॉइंट में हमारा क्या है अंतर करने का
अंतर करना सीखता है बालक समझ स्तर के अंतर्गत। दूसरा, संबंध स्थापित करना सीख जाता है। तीसरा, सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टिकोण रखना सीख जाता है। किसके अंतर्गत? अब बोध या बोध स्तर या समझ स्तर के अंतर्गत। ठीक। अगर हम चिंतन स्तर क्या है कि इसमें क्या है, ये जो चिंतन स्तर है वह इन सब में ऊपर माना गया है। स्मृति स्तर अब बोध स्तर के ऊपर क्या है, चिंतन स्तर है, और यह इन दोनों से कठिन है। यह इन दोनों से क्या है, चिंतन स्तर जो है इन दोनों से कठिन है। और दूसरा क्या है, चिंतन स्तर जो है, चिंतन स्तर के लिए स्मृति स्तर और अवबोध स्तर दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, है ना। इसके ये क्या है, आधार तत्व हैं। कौन कौन? स्मृति स्तर और अवबोध स्तर। किसके? चिंतन स्तर के। तो चिंतन स्तर इन सबसे ऊपर है और ये क्या है, इन दोनों से अधिक कठिन है। अगर हम इसके मुख्य तत्वों की बात करें तो इसको क्या है, चिंतन स्तर और अन्वेषण स्तर भी कहा जाता है। और नीचे देख लेते हैं हम पॉइंटों में। ऐसे अन्वेषण स्तर भी कहा जाता है। चिंतन स्तर के अंतर्गत क्या है, शिक्षार्थी चिंतन करना सीख जाता है विषय वस्तु से संबंधित, जिसके द्वारा क्या है, वह स्वयं ज्ञान प्राप्ति की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत छात्र को होती है। और छात्र जो है स्वयं खुद के द्वारा ही चिंतन करके विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और वह कब करेगा? जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वह क्या है, घटना सूचना तत्वों के बारे में अंतर संबंध और क्या सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करेगा। तभी वह क्या है, अपने चिंतन द्वारा किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। ठीक। तो इसके लिए क्या है, शिक्षार्थी को स्वतंत्रता भी होती है। किसी संकल्पना का विश्लेषण करना, किसी संकल्पना का विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना, यह सब किसके अंतर्गत आता है? चिंतन स्तर के अंतर्गत। चौथा पॉइंट देखेंगे हम, इधर देख लेते हैं। नई सोच को पैदा करना, नई सोच को पैदा करना, किसी सूचना को विभिन्न भागों में जोड़ना, और नंबर 6 है, पुरानी सोच को नई सोच में बदलना। यह किसके द्वारा संभव है? चिंतन स्तर के द्वारा। अब चिंतन स्तर किस तरह की बात करता है, अब इस तरह समझिए। इसे पहली बात तो इसे अन्वेषणात्मक स्तर भी कहते हैं, क्योंकि ना जब शिक्षार्थी चिंतन कर रहा होता है तो वह एक तरीके से अपने माइंड में अन्वेषण कर रहा होता है किसी विषय वस्तु के बारे में, क्योंकि उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब दूसरा क्या है, किसी संकल्पना का विश्लेषण। अब क्या है, कोई संकल्पना है तो उसके क्या है, चिंतन द्वारा वह क्या है, उसका विश्लेषण करेगा, यानी अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके समझेगा कि इसमें क्या सार निकल रहा है। ठीक। और तीसरा क्या है, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कब करेगा? अगर स्वयं के कार्य का मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत आता है। क्या है, शिक्षार्थी जब मूल्यांकन क्या अपने चिंतन द्वारा ही यहाँ करता है। स्वयं का मूल्यांकन जो होता है वो क्या है, चिंतन के द्वारा ही यहाँ होता है। अब क्या है, चिंतन द्वारा क्या होगा, नई सोच को पैदा करेगा, यानी किसी वैसे वस्तु के बारे में ज़्यादा गहन सोचेगा या गहराई सोचेगा
या चिंतन करेगा उसके बारे में, तो क्या होगा, यहाँ नई सोच उसके अंतर्गत पैदा होगी विषय वस्तु से संबंधित। ठीक। और 5वां क्या है, किसी सूचनाओं को विभिन्न भागों में जोड़ना। अगर जैसे कोई चिंतन के द्वारा क्या होता है कि चिंतन करके कभी कभी हम क्या होता है, कई सूचना जो होती हैं हमें पता चल जाता है कि ये किस तरीके से उससे मिलती है या किस तरीके से इसका और उसका संबंध आपस में संबंध है। इसके द्वारा किसके द्वारा प्राप्त होगा ये ज्ञान, हमें चिंतन के द्वारा। एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ने का कार्य होता है, तो वो क्या है, वही यहाँ बताने का कार्य किया है, किसी सूचना को विभिन्न भागों में जोड़ना। ठीक। विभिन्न भागों में जोड़कर हम उसको समझ सकते हैं। ठीक। और पुरानी सोच को नई सोच में बदलना, चिंतन द्वारा क्या कर सकते हैं हम, पुरानी सोच को नई सोच में बदल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आज हमने तीनों स्तरों को जाना और तीनों मानसिक स्तरों को जाना। ठीक। और आगे भी हमारे द्वारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दिन आपको हमारे द्वारा एक और ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा बनाने का हम प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्राप्त हो सकें, क्योंकि हमारे कॉलेज संबंधित कार्यों के कारण इतना समय नहीं दे पाते हैं कि क्लासों में थोड़ा टाइम दे पाएँ। हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आपको रेगुलर प्रत्येक दिन कम से कम एक वीडियो क्लास या जो कॉन्सेप्ट बेस है वह आपको मिले। और अगर हमारी दूसरी क्लास भी अगर हमने वैसे मेहनत करेंगे, अगर एक और क्लास भी अगर आपको मिली तो वो क्या है, कॉन्सेप्ट से हटकर की जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे हमारी प्राथमिकता रहेगी, कॉन्सेप्ट बेस पे समझाने पे। और दूसरा क्या है, और अगली क्लास जो होगी उसके बारे में फिर हम जब बनाएंगे तो आपको 1-2 दिन पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।